ओहो, आ गए आप लोग। अच्छा, बेताब हो जानने के लिए एनईपी के बारे में। क्या है एनईपी दोस्तों? जो कि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में बना हुआ है। ये एनईपी है क्या, इसको बहुत अच्छे से डिटेल में एक एक पॉइंट का बहुत अच्छी तरीके से एनालिसिस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। अगर इसको हम बात करें एनईपी को, तो दो तरीके से क्वालिफाई कर सकते हैं। एक तरीका क्या है, एनईपी की फुल फॉर्म अगर देखें तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। क्या कहा मैंने दोस्त? नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी। और दूसरा अगर टर्म की बात करूं तो दूसरे तरीके से हम क्वालिफाई कर सकते हैं न्यू एजुकेशनल पॉलिसी। मतलब दोनों का यह है कि ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में बता रहा है और ये नई शिक्षा नीति के बारे में बता रहा है। फिर ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति और नई शिक्षा नीति में अंतर क्या है? सिर्फ इतना सा अंतर है, माइनर से डिफरेंस है दोस्त। एनईपी को पहले क्वालिफाई करने से मैं बताना चाहूंगा इसकी हिस्टोरी के बारे में थोड़ी सी एक बात, ठीक है। उसके बाद हम समझेंगे कि ये एनईपी एक्चुअल में है क्या और इंडिया की गवर्नमेंट के द्वारा इसको क्यों लाया गया है। सभी बातों पे डिस्कस करेंगे। साथ ही ये भी देखेंगे कि इसके पॉजिटिव पॉइंट्स कौन कौन से हो सकते हैं, इसके निगेटिव पॉइंट कौन कौन से हो सकते हैं। क्या इससे हमारी आने वाली जनरेशन को फायदा मिलेगा या इससे हमारी आने वाली जनरेशन को नुकसान होने वाला है। तो दोनों ही दायरे पर बात करेंगे बहुत अच्छी तरीके से। बने रहिए, लास्ट तक जुड़े रहिए, एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। दोस्त, एनईपी की मैंने फुल फॉर्म आपको बता दी है। स्टोरी के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। ये पहली मर्तबा नहीं है जब एनईपी को भारत में लागू किया गया। इससे पहले भी एनईपी के बारे में हम जान चुके हैं। कब? 1968, मतलब 1968 में, जिस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री हुई थी, उस समय हमारे देश में पहली नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी लागू की गई थी, मतलब पहली शिक्षा नीति लागू की गई थी। उसके बाद दोस्त दूसरे नंबर पर 1986 में, यानी कि 1986 में, जिस समय राजीव गांधी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उस समय दूसरी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी मतलब राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई थी। और उस शिक्षा नीति से भी कुछ ना कुछ हमारी एजुकेशन के अंदर बदलाव किए गए थे। उसके बाद 1992 में जब पी नरसिम्हा राव की प्रधानमंत्री हुआ करते थे, यानी पी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उनकी प्रधानमंत्री सदस्यता में एक बार फिर से इस न्यू एजुकेशनल पॉलिसी को लेकर आया गया, जो 1986 की ही रिवाइज्ड पॉलिसी थी। ठीक, तो इसको हम नई शिक्षा नीति तो नहीं कह सकते, इन दोनों को नई शिक्षा नीति कह सकते हैं। मतलब फर्स्ट हो गई, सेकंड हो गई, और ये इसी का रिवाइज्ड था, ध्यान दीजिए। उसके बाद तीसरे नंबर की जो न्यू एजुकेशनल पॉलिसी आई है, जिसको हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति या नई शिक्षा नीति दोनों ही कह सकते हैं, तो वह कब आई? आपकी 2020 में, यानी कि 2020 में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रधानमंत्री में। समझ रहे? जिस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उस समय 2020 में थर्ड नंबर की, यानी तीसरे नंबर की नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी को लाया गया है और लागू किया गया है। अभी कैबिनेट ने इसको मंजूरी दे दी है, और जब कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है तो अब ये राज्यसभा और लोकसभा में ही पारित हो जानी है, और उसके बाद राष्ट्रपति जी इस पे सिग्नेचर करेंगे, और उसके बाद ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है लागू हो जाएगी पूरे देश में। अब दोस्त, इसके अंदर पॉजिटिव पॉइंट कौन कौन से हो सकते हैं, निगेटिव कौन कौन से हो सकते हैं, एक एक को बड़े अच्छे से क्वालिफाई करने वाले हैं, समझने वाले हैं। दोस्तों, मैं पहले इसके अंदर चेंजेस बता देता हूं आपको अंदर की चेंजेस क्या क्या हुए हैं नई एजुकेशनल पॉलिसी आने से। ठीक, अच्छा दोस्त, आप सभी लोग जानते हैं शिक्षा हमारा मूल अधिकार है। शिक्षा हम ले सकते हैं, संविधान में बिल्कुल स्पष्ट रूप से लिखा है। अगर 6 से 14 वर्ष का बच्चा है तो उसके लिए बिल्कुल अनिवार्य रूप से शिक्षा दी जानी होती है, और 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे का जितना भी एजुकेशन पर खर्च होता है वो सभी गवर्नमेंट के द्वारा उठाया जाता है, गवर्नमेंट के द्वारा बियर किया जाता है। अब जैसे कि आप लोग जानते हैं, हर कोई चाहता है कि हमारा बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़े, तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ेगा तो उसका तो गवर्नमेंट नहीं उठाने वाली, लेकिन अगर गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है तो उसका पूरा खर्च गवर्नमेंट ही अपनी जेब से भरती है। ये बात आप सभी लोग जानते हैं। अच्छा दोस्त, फिर ये न्यू एजुकेशनल पॉलिसी लाने का महत्व क्या था? इसका महत्व यह है कि आप अपने बच्चे को अपग्रेड कर सकते हैं। अपग्रेड का मतलब यह है कि अभी तक जितना भी हमने पढ़ा, क्या पढ़ा, नॉर्मल से हम पढ़ते थे, एक तरीके से हम पढ़ते थे कि भाई हमने जो पहले हमारे पूर्वज पढ़ते आए हैं वही हम पढ़ते चले गए, पढ़ पढ़ के आगे चले गए और काम वहां पर हमारा खत्म हो गया। अब मैं इस चीज से लेकर बड़ा एग्री हूं। एग्री क्यों हूं? इस बात को थोड़ा सा समझने का प्रयास करना। भाई, हमने जो सीखा, न्यूटन्स लॉ सीखा हमने, और न्यूटन्स लॉ हमने सीखा, लेकिन हमें नहीं पता हमें कहां अप्लाई करना है। अब दोस्त ध्यान रखना, मेरे पास दो चांस है। मुझे क्या लेना है? मुझे क्या लेना है? साइंस, और मुझे इंटरेस्ट है कॉमर्स पढ़ने में भी। क्या कहा मैंने? मुझे लेना है साइंस और मुझे इंटरेस्ट है कॉमन पढ़ने पर भी। तो मेरे पास जो रास्ते थे वो दो ना रहकर सिर्फ एक बचता है, और एक क्या बचता है कि अगर मैं साइंस लूंगा तो कॉमर्स
नहीं पढ़ पाऊंगा, अगर मैं कॉमर्स लूंगा तो मैं साइंस नहीं पढ़ पाऊंगा। तो मतलब मुझे प्रॉब्लम्स क्रिएट होनी 100% पक्की है। तो करना क्या था, अब 3 स्ट्रीम हुआ करती थी, जैसे आप जानते थे क्या कौन कौन सी स्ट्रीम, 3 स्ट्रीम हुआ करती थी, कौन कौन सी, साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटी। ठीक है, साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटी, आप 3 में से कोई एक सिलेक्ट करोगे। लेकिन इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत, एनईपी के तहत, आप तीनों को सिलेक्ट कर सकते हो। मतलब आप तीनों फील्ड में अपना क्या दिखा सकते हैं, अपना कीर्तिमान हासिल कर सकते हो। समझ रहे हो मेरी बात। अब दोस्त मैं इसके चेंजेस को बताने वाला हूं। देखिए सबसे पहला चेंज जो एनईपी से हुआ है वो क्या है, इसमें आप जानते हो हमारे पास एक एचआरडी मिनिस्टर है, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मंत्रालय, या कह सकते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। ठीक है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। तो इस एचआरडी मिनिस्ट्री का नाम बदल कर क्या हो गया मेरे दोस्त, शिक्षा मंत्रालय इसका नाम हो गया। पहला पॉइंट तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, शिक्षा मंत्रालय इसका नाम हो गया। हालांकि इस एचआरडी मिनिस्टर का जो पहले नाम था वो शिक्षा मंत्रालय ही हुआ करता था। 1985 में इस शिक्षा मंत्रालय का नाम बदलकर एचआरडी यानी कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय कर दिया गया। लेकिन अब फिर से इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। पहला चेंज क्लियर हो गया। ठीक, दूसरा चेंज क्या हुआ है, आप जानते हो हमारे देश में जो जीडीपी होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स की जो वैल्यू होती है, उस पूरी वैल्यू का लगभग अभी तक एजुकेशन पर खर्च होने के लिए 1.6% से लेकर 3% तक के रेशियो को रखा जाता था। समझ रहे हो, यानी कि जीडीपी का टोटल 1.6 से 3% तक का जो इन्वेस्टमेंट है वो एजुकेशन पर होना था। लेकिन अब इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के आने के बाद ये पूरा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का जो रेशियो है वो 6% तक हो जाएगा। मतलब आप 6% तक जो जीडीपी का टोटल है वो 6% तक शिक्षा में इन्वेस्टमेंट होगा। अब ये कितना इंप्लीमेंट होता है वो सब डिपेंड करता है पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर, लेकिन ये सब पॉलिसीज बताई जा रही हैं। ठीक है, तो ये 2 बड़े बड़े चेंज हैं जो कि इसके अंदर देखने को मिले। तीसरा बड़ा चेंज क्या है दोस्त, तीसरा बड़ा चेंज क्या है, वही जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल के रूप में बताया कि मुझे कॉमर्स पसंद लेकिन साइंस मेरा लेना मजबूरी। ठीक है, तो दोनों ही चीजों पे अगर इस तीसरे बड़े चेंज को देखें हम, तो वही है कि आप किसी भी स्ट्रीम में अगर इंटरेस्ट रखते हैं तो आप अपनी मर्जी से स्ट्रीम को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब उसका ग्राफ समझ लीजिए वो कैसे हो रहा है दोस्त। अभी तक आप जानते हो, अभी तक जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी थी उसके अकॉर्डिंग हम 10+2 पर डिपेंड हुआ करते थे। मतलब हाई स्कूल तक तो हमने पढ़ना है, फिर उसके बाद 12th में जाके हमें अपने स्ट्रीम को सिलेक्ट करना होता था। ठीक है, हाई स्कूल तक तो कॉमन पढ़ाई होती थी, तो 10+2 अभी तक हम पढ़ रहे थे। लेकिन ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है इसके तहत होने वाला क्या है, 5+3+3+4। मतलब हम पढ़ सकते हैं कैसे, 5 साल का, उसके बाद 3 साल का, उसके बाद 3 साल का, फिर 4 साल का। ये हमारे पास स्टेज आ जाएंगे। हमारे तो नहीं भाई, हम तो निकल चुके हैं और इस बात का दुख है। तो लेकिन जो न्यू जनरेशन है उसके पास ये स्टेप रहेंगे। पहले 5 साल में वो क्या सीखेगा, पहले 5 साल में वो प्ले, डिस्कवरी, एंटरटेनमेंट, मल्टीप्लेड, ये सब चीज़ें सीखेगा। उसके बाद नेक्स्ट 3 ईयर में वो क्या सीखने वाला है, नेक्स्ट 3 ईयर में वह डिस्कवरी करना सीखेगा, चीज़ों को अच्छे से समझना सीखेगा, कोडिंग डिकोडिंग सीखेगा। ठीक है, उसके बाद उससे भी नेक्स्ट 3 ईयर में वो फ्लेक्सिबल टेक्नोलॉजी को पढ़ेगा। ठीक है, फ्लेक्सिबल एजुकेशन की तरफ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट 4 ईयर में वो अपने चॉइस के हिसाब से काम करेगा। मतलब वो उसका खुद का ओपिनियन लिखा जाएगा, मतलब उसके खुद के ओपिनियन के अकॉर्डिंग वो अपना सिलेक्शन लेगा कि मुझे करना क्या है। ठीक है, जैसे अब एक एग्जांपल के बारे में बताता हूँ कि जैसे अभी तक होता क्या था कि एक टीचर हमारा क्या करते थे, रिपोर्ट कार्ड तैयार करते थे। ठीक है, टीचर ही क्या करते थे, हमारा जो अध्यापक हुआ करते थे वो हमारा एक रिपोर्ट कार्ड तैयार करते थे खुद के असेसमेंट पर। ठीक है, लेकिन अब क्या होने वाला है इस 4 ईयर के प्लान में कि हम सेल्फ असेसमेंट भी रहेंगे, मतलब खुद ही जांचेंगे, और साथ ही साथ टीचर के द्वारा भी हमें असेसमेंट किया जाएगा, मतलब टीचर भी हमें आंकेगा। ठीक है ना। अभी तक रिपोर्ट कार्ड में क्या होता था, जैसे आप जानते हो हाई स्कूल इंटर बोर्ड एग्जाम हुआ करते थे, टीचर हमें रिमार्क करते थे कितने मार्क्स देने, क्या बोलना है। ठीक है, लेकिन अब हम खुद से असेसमेंट कर पाएंगे और टीचर भी असेसमेंट करेगा, तो दोनों ही पॉसिबिलिटीज हमारे पास हैं। तो ये 3 बड़े बड़े चेंज मैंने आपको गिनाए। उसके बाद में चौथा बड़ा चेंज इसमें गिना देता हूं। चौथा बड़ा चेंज क्या है दोस्त, ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग किस लिए है, जैसे आप जानते हो आपने +2 खत्म किया, +2 खत्म करने के बाद अब आप जाओगे ग्रेजुएशन करने के लिए।
तो ग्रेजुएशन करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन थे, या तो आप 3 ईयर प्लान वाला ग्रेजुएशन करो या 4 ईयर प्लान वाला ग्रेजुएशन करो। लाइक सपोज मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूं कि मैंने बीटेक किया। अब मैं बीटेक करने के लिए गया तो मुझे पता चला यहाँ 4 ईयर का प्लान है। ठीक, शुरू में 1 साल पढ़ा, 2 साल पढ़ा, मुझे बिल्कुल भी मजा नहीं आया पढ़ने में। मुझे करना क्या था कि मैं बीटेक क्विट करने के बाद मैं कोई दूसरा ऑप्शन रखने सोच रहा था कि मैं कोई दूसरा कुछ करूंगा, बीटेक करने के अलावा कुछ और करूंगा, लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। या तो मैं इस बीटेक को ड्रॉप आउट करूं, और ड्रॉप आउट करने के बाद फिर से अगर मैं कोई दूसरा कोर्स करूं और वो 3 ईयर प्लान है तो मुझे वो 3 ईयर प्लान पूरा कंप्लीट करना ही पड़ेगा। समझ रहे हो? लेकिन इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद अब कंडीशन क्या बनेगी कि सपोज करो मैं बीटेक करने गया, मुझे शुरू में 1 साल 2 साल पढ़ा, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, और जब मुझे पसंद नहीं आया तो मैं क्या करूंगा, यहां से क्विट करूंगा और दूसरे किसी कोर्स को ज्वाइन कर लूंगा। समझ रहे हो? दूसरे किसी कोर्स को ज्वाइन कर लूंगा, और यहां जब मैं कोर्स को ज्वाइन करूंगा तो यहां पर जितने टाइम का, लाइक सपोज करो 3 ईयर का ये प्लान था, 2 साल में बीटेक में कर चुका हूं, तो मुझे अब ये पूरा करने के लिए सिर्फ 1 साल ही पढ़ाई करनी होगी। समझ रहे हो मेरी बात? मुझे ये पूरा करने के लिए सिर्फ 1 साल ही पढ़ाई करनी होगी, क्योंकि 2 साल में अपनी ग्रेजुएशन को दे चुका हूं। तो दैट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर अस। बहुत बढ़िया यहां पर ये अपॉर्चुनिटी है कि आप बीच में ड्रॉप आउट करके दूसरा कर सकते हो, क्विट कर सकते हो। इस पूरे प्लानिंग को हम क्या बोलेंगे? इस पूरी प्लानिंग को हम बोलेंगे एंट्री एग्जिट प्रोग्राम। समझ रहे हो? एंट्री एग्जिट प्रोग्राम। ठीक है, तो ये बात क्लियर हुई कि अगर ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन। हाँ ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की ओर देखें तो पांचवा बड़ा चेंज ये हुआ है कि अगर आप ग्रेजुएशन करने के लिए जाते हो तो आप जानते हो कि कितने साल का ग्रेजुएशन है, 3 साल का ग्रेजुएशन है या फिर 4 साल का ग्रेजुएशन है, दोनों ही है, या तो 3 साल का या 4 साल का है। अब ग्रेजुएशन करने के बाद अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन करते हो तो अगर आपने 3 साल का किया हो चाहे 4 साल का किया हो, अभी तक क्या होता था कि पोस्ट ग्रेजुएशन आपको 2 साल में कंप्लीट करना ही करना है। ठीक है, लेकिन अब क्या होगा कि अगर आपने कोई 4 साल का यानी 4 ईयर प्लान वाला कोई ग्रेजुएशन किया हुआ है तो पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के लिए सिर्फ आपको 1 साल देना होगा, यानी कि 1 साल में अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लोगे। और अगर आपने ग्रेजुएशन में 3 साल दिया है तो 3 साल के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए आपको 2 साल करना होगा। मतलब ग्रेजुएशन प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन ये दोनों मिलाकर 5 साल में आपके कंप्लीट होने ही होने हैं, चाहे आप 4 साल का ग्रेजुएशन करो या फिर आप 3 साल का ग्रेजुएशन करो। तो बहुत ही अच्छा यहाँ पर प्रोग्राम है एनईपी के द्वारा। अच्छा दोस्त, यहाँ पर एक बात ये भी थी कि जैसे आपने बीटेक किया, बीटेक में आप 4 साल दे रहे हो, तो पहले साल में अगर आप क्विट करते हो तो आपको एक सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा, दूसरे साल में अगर आप क्विट करते हो तो आपको एक डिप्लोमा दे दिया जाएगा कि आपने बीटेक किया, तीसरे साल में अगर आप क्विट करते हो तो आपको एक पूरी की पूरी डिग्री दे दी जाएगी कि आपने बीटेक किया, और अगर चौथे साल में आप क्विट करते हो, चौथे साल में फाइनली कर लेते हो, तो आपको एक रिसर्च डिग्री दी जाएगी कि आपने रिसर्च किया है। बहुत ही अच्छे पॉइंट हैं। एनईपी के आने के बाद जो हमारी न्यू जनरेशन उनके लिए बहुत ज्यादा फायदे होने वाला है। अब दोस्त ये तो थे पॉजिटिव पॉइंट, अब मैं निगेटिव पॉइंट के ऊपर बात करूंगा जिसको लेकर लोग क्रिटिसिज्म बनाए हुए हैं। वो निगेटिव पॉइंट क्या क्या है दोस्त? इस न्यू पॉलिसी के आने के बाद एजुकेशन की जो फीस है बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, मतलब एजुकेशन बहुत ज़्यादा कॉस्टली होने वाला है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, इसका नेगेटिव पॉइंट यह है कि जो लोग, हाँ एक पॉजिटिव पॉइंट में एक बात और बता देता हूं कि आप अपनी मदर लैंग्वेज में भी क्या कर सकते हो, एजुकेशन ले सकते हो। मतलब अभी तक इसमें ऐसा कुछ क्लियर नहीं है कि भाई अनिवार्य रूप से आपको मदर लैंग्वेज ही चूज करनी होगी। ठीक है, मतलब मदर लैंग्वेज में आप कर सकते हो। जैसे मान लीजिए आप केरला के रहने वाले हैं तो स्टार्टिंग के 5 ईयर आपने अपनी मदर लैंग्वेज में उसको क्वालिफाई कर लिया, स्टार्टिंग के 5 साल आपने मदर लैंग्वेज में पढ़ लिया। अब उसके बाद आपके पेरेंट्स का ट्रांसफर हो जाता है या आपकी पूरी फैमिली शिफ्ट हो जाती है किसी दूसरे स्टेट में, लाइक महाराष्ट्र में हो गई। तो महाराष्ट्र में शिफ्ट होने के बाद आपको ये पूरे जो पिछले 5 साल आपने केरला में सीखे थे, केरला की मदर टंग सीखी थी, लेकिन महाराष्ट्र जाओगे तो आपको वहां महाराष्ट्र की लैंग्वेज मिल रही है। तो दिक्कत वहां आपको ये आएगी कि आप अब कैसे समझोगे, यानी कि इनका तो बिल्कुल खराब हो गया ना सारी चीज। इन्होंने केरला सीखी, आप वहां जाके मराठा सीख पा रहे हो। तो जो लोगों का मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट को जाना है उसमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट आएगा। लेकिन एक बात ध्यान दीजिए कि इसमें अभी तक कोई अनिवार्यता नहीं है, इसमें कोई ऐसा कंफर्मेशन नहीं है कि भाई ऐसा होगा ही होगा। ठीक है, इसमें अभी तक कोई भी ऐसी अनिवार्यता नहीं है। ठीक है,
तो जस्ट सिंपल सा यह है कि हो सकता है कि ऐसा हो। तो निगेटिव पॉइंट में अगर देखा जाए तो इसको भी लोग क्रिटिसिज्म बनाए हुए हैं कि भाई ऐसा तो नहीं होना चाहिए, तो गलत है, और बाकी ये गलत है। लेकिन जस्ट एक बात बताओ, अगर ऐसा होता भी तो ये ऑप्शन रहेगा ना मदर लैंग्वेज का, आप इंग्लिश लैंग्वेज को चूज करो, ग्लोबल लैंग्वेज पे आप अभी इंग्लिश की आप करने वाली है, बनने वाली है, ऑलमोस्ट बनी चुकी है। आप सभी जानते हैं कि अगर आप ग्लोबल लेवल पर कम्युनिकेशन करने के लिए जाते हैं तो आपको इंग्लिश आना चाहिए। अगर आप इंग्लिश अच्छे से जानते हैं तो आप ग्लोबली कम्युनिकेट कर सकते हैं किसी भी पर्सन के साथ। दैट्स क्लियर? ठीक। अब देखिए यहां पर ये पॉइंट्स हमें समझ में आ गए बहुत अच्छी तरीके से। अब एक नेगेटिव पॉइंट और बता देता हूं दोस्त। नेगेटिव पॉइंट ये है कि जो एजुकेशन में जो मतलब हम कह सकते हैं कि जो बच्चे अच्छी तरीके से नहीं अडॉप्ट कर पाएंगे, इस पूरे माहौल को नहीं बना पाएंगे, तो उन लोगों को थोड़ी सी दिक्कत आएगी। और सबसे बड़ी दिक्कत पेरेंट्स के सामने आएगी। पेरेंट्स के सामने क्या दिक्कत आएगी कि भाई पेरेंट्स को अभी नहीं पता होने वाला है कि भाई हमारे बच्चों को क्या एजुकेशन हमें देनी है। अभी तक पेरेंट्स जानते थे कि अगर हमने एक पोएम हमने याद कर रखी है, लिटिल लिटिल स्टार, लिटिल लिटिल जो भी पोएम या कुछ भी अगर हमने पढ़ रखा है तो हम अपने बच्चों को वो पढ़ा सकते हैं। लेकिन अब पेरेंट्स को नहीं पता होगा कि मुझे बच्चों को किस तरीके से पढ़ाना है। सपोज करो यहाँ पर आपके इस प्लान में एनईपी में बच्चों को कोडिंग सिखाया जाएगा। अब पेरेंट्स को आता नहीं है तो पेरेंट्स कैसे सिखाएंगे, तो उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी। अब डिमांड बढ़ेगी किसकी? टीचर्स की। डिमांड बढ़ेगी किसकी? टीचर्स की। तो टीचर्स की अगर डिमांड बढ़ रही है तो टीचर्स के लिए इन्होंने एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया है कि अगर आप इस एजुकेशन पॉलिसी में टीचिंग करेंगे तो आपके पास 4 ईयर का बीएड का डिग्री होना अनिवार्य है। 4 ईयर बीएड डिग्री होना अनिवार्य है इसके लिए। ठीक है, तो दोस्तों ये था पूरा एनईपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आप इसको बोल सकते हो। और न्यू है मतलब अभी आया है तो इसको आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी बोल सकते हो। तो दोनों ही बात, दोनों ही टर्म यहाँ पर बिल्कुल एक दूसरे से रिलेट हैं, कोई अलग नहीं है। और पूरा एनालिसिस मैंने आपको के सामने करने का यहाँ पर प्रयास किया हुआ। उम्मीद करता हूँ ये पूरी बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। कोई भी आपका क्वेरी, कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। नीचे ईमेल एड्रेस भी दिया हुआ है, वहाँ भी आप हमारे साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं। साथ ही टेलीग्राम का चैनल लिंक है, वहाँ भी आप कर सकते हैं। और दोस्तों अभी तक अगर चैनल पर नए आए हो और सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए बिना किसी देरी के, और बराबर में बेल आइकन का बटन है उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर कीजिए अपनी फ्रेंड्स, अपनी फैमिली, अपने दोस्तों, अपने भाई, अपने बंधुओं के साथ, ताकि उन लोगों को भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में पूरी डिटेल मिल सके। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत। मैं हूं अरुण कुमार, आप देख रहे थे एग्जाम रिलेटेड।